स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन है सेम टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। ओके। सो हम पहुँच गए थे कहाँ तक? मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा आपको बता दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब नेक्स्ट सेशन के ऊपर मूव करने से पहले या नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मूव करने से पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं इनको ग्रुप वाइज लर्न करना पड़ेगा, है ना। आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन सा एलिमेंट किसके नीचे है, कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर है, फिर आप इसको इजीली समझ पाएंगे। जो भी इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन होंगे उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में मैं आपको क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए दूंगा। अब आप क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं। ओके। सो बात करते हैं एक एक करके। पहले मैं आपको न्यूमेरिक मेथड से ये पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है उसकी बात करने जा रहा हूँ। सो न्यूमेरिक मेथड, न्यूमेरिक कोई एक लाइन रहती है, जैसे मैथमेटिक्स में भी मोस्टली आप फार्मूलाज को लर्न करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा को याद करने के लिए न्यूमेरिक मेथड का यूज़ करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से आपको बताऊँगा। सो अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर 1 को लर्न करना है। इसको लर्न करना है ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 को लर्न करने के लिए सिंगल एक लाइन आप याद कर लो, और वो लाइन क्या है? द लाइन इज हरी लीना की रब से फरियाद, या करें रब से फरियाद। हरी लीना करें रब से फरियाद। हरी लीना करें रब से फरियाद। अब आप चेक करो कैसे इससे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को, ये समझने वाली बात है। बाकी तो आपको याद रह जाएगी लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरी लीना करें रब से फरियाद। तो क्या? ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, Na ना फॉर सोडियम, क के से बनेगा करें पोटाशियम, रब रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद Fr फ्रेंसियम। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर 1 आपको लर्न हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो ये एलिमेंट आपको लर्न हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 2 को लर्न करने के लिए जो आप न्यूमेरिक यूज़ करेंगे, इट विल बी बेटा मांगे, कार स्कूटर, बापरा जी। बाप राजी। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर लेंगे। सिंगल एक लाइन आपने याद कर ली तो आपको ग्रुप नंबर 2 लर्न हो गया। चेक करो कैसे। बेटा बी बेरिलियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, फर्दर कार कैसे रहेगा, कार के लिए Ca लिखना पड़ेगा कैल्शियम, स्कूटर के लिए कैसे रहेगा Sr स्ट्रोंसियम, बाप बाप लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा Ba ना, तो बाप बेरियम, राजी क्या लिखेंगे Ra रेडियम। सो ग्रुप नंबर 2 इस तरीके से आपको क्या हो गया, लर्न हो गया, जिसके अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। आप चेक कर सकते हैं ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम।
अगर ये हो गया तो अब ग्रुप नंबर 13 हम लर्न करेंगे। रीजन बिंग 74 एलिमेंट है मैं आपको लर्न कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, है ना। बाकी तो बाद में याद लर्न करते रहेंगे आप लोग। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए जो न्यूमेरिक है दैट इज़, मैं दो न्यूमेरिक इसके लिए देता हूँ। मैंने जो याद किया था मैंने किया था बाल गिनती से, ना। कैसे याद किया? बाल गिनती, ये छोटा न्यूमेरिक है, हेयर काउंटिंग मतलब, है ना। हेयर काउंटिंग, बाल मतलब, सॉरी, बाल मतलब हेयर, गिनती मतलब काउंटिंग, है ना। इसको इंग्लिश में इसलिए लिख दिया ताकि समझ आ जाए आपको। अगर ऐसे नहीं तो एक और तरीके से आप इसको लर्न कर लेते हैं। कैसे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ऐसे अगर आपने इस लाइन को याद कर लिया तो सारे एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे। कैसे? बैंगन बी, बोरोन आलू। कैसे लिखेंगे? आलू लिखना हो तो स्टार्टिंग करेंगे ए से और एल लिख देंगे साथ में, ना। गाजर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जी ए आएगा ना, गाजर। इन कैसे लिखेंगे? इंडियम आई एन। थैला टी एल करके लिख देंगे, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ग्रुप नंबर 13 आपका लर्न हो जाएगा। मैंने 3 लिख दिया था गलती से, इसको करेक्ट कर लेना। सो ग्रुप नंबर 13 एक बार चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कहीं मैं गलत ही करवाया जा रहा हूँ। तो देख लो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, याद हो गया। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में अगर आप चेक करेंगे तो इसके लिए न्यूमेरिक है काशी गए क्या करने? शिव पूजने। काशी गए शिव पूजने, ऐसे करके आप याद रख लेंगे लाइन को। सो या काशी गए सिया प्रभु, ऐसे करके भी कई लोग याद करते हैं। सो कैसे? काशी के लिए कार्बन, सी पूरा, का कार्बन, सी सिलिकन। गए जर्मेनियम, शिव एस से आएगा ना, तो टिन है एस एन। पूजने पीवी, लेड। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, आपको याद हो जाएगा। काशी गए क्या करने? शिव पूजने, देख लो है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, सारे एलिमेंट लर्न हो गए आपको ग्रुप नंबर 14 के। अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर 15 के ऊपर। सो अगर आप ग्रुप नंबर 15 को चेक करें, ग्रुप नंबर 15 के लिए मैंने न्यूमेरिक जो बोला हुआ है या नॉर्मली जो बच्चे याद करते हैं दैट इज़ न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। न्यूज़ पेपर आज सब बिक गए, सब बिक गए, ऐसे करके आप लर्न कर लेंगे। एलिमेंट कौन कौन से? न्यूज़ नाइट्रोजन, पेपर के लिए पी फास्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एंटीमनी और बिक गए बिस्मथ बी आई, है ना। न्यूज़ पेपर आज सब बिक गए, इससे आपके सारे के सारे एलिमेंट आपको लर्न हो गए। ग्रुप नंबर 15 आपको लर्न हो गया। अब हम मूव करेंगे किसके लिए? ग्रुप नंबर 16 के लिए। चेक कर लेते हैं एक बार हमने सही लिखा कि नहीं। ग्रुप नंबर 15 न्यूज़ पेपर आज सब बिक गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब मूव कर रहा हूँ ग्रुप नंबर 16 के लिए। सो ग्रुप नंबर 16 को लर्न करने का तरीका क्या रहेगा? इसमें एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो इसके लिए याद रख लो ओ स्टाइल से टीपो, स्टाइल से टेपो या टीपो ऐसे करके आप बोल सकते हैं, है ना। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। नॉर्मली चीटिंग करते हैं हम लोग। चीटिंग जब करते हैं पेपर में बैठ के आगे वाले से टेप रहे होते हैं ना, टेपना बोलते हैं उसको, है ना। अगले वाले का पूरा मैटर उतार देना, उसको बोल देंगे टेपना। तो ये क्या बोल रहा है? ओ स्टाइल से टेपो। स्टाइल से मतलब क्या, उसमें थोड़ा वेरिएशन कर लो, नहीं तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपने क्या कर रखा है, चीट कर रखा है। तो वही है ओ स्टाइल से टेपो। देखो हमें तो याद रखना है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चीटिंग करो। ओ ऑक्सीजन, सल्फर स्टाइल से, सिलेनियम, टे टेल्यूरियम, पो पोलोनियम। याद हो गया एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो आपको ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट भी लर्न हो गए। फर्दर अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17,
ग्रुप नंबर 17 में अगर आप देखें इसमें क्या आएगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं। ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो सारे के सारे एलिमेंट आपको इसके भी क्या हो गए, लर्न हो गए। अब मूव करते हैं ग्रुप नंबर 17 के ऊपर। ग्रुप नंबर 17 में अगर हम बात करें तो एलिमेंट आएगा कौन सा, फ्लोरीन फैमिली। ओके, सो ग्रुप नंबर 17 के अंदर हमारे पास आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। याद रखने का तरीका क्या है वो मैं लाइन आपको लिखवा दे रहा हूँ। फूलो, कलियो, बहारो, इंडिया में आओ। कहाँ आओ, इंडिया में आओ। तो इस तरीके से आपका ये लर्न हो जाएगा क्या, ग्रुप नंबर 17। फूलो, कलियो, बहारो, इंडिया में आओ, या फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे करके भी बच्चे याद करते हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर फूलो, कलियो, बहारो, इंडिया में आओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडाइन। ऐसे ही ग्रुप नंबर 18 को अगर लर्न करना है, कौन से ग्रुप को, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में लाइन रहती है जिसको हमने याद करना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। करीना का एक्सरे रंगीन। अदरवाइज़ आपको पता है जो एक्सरे होता है ना वो ब्लैक एंड वाइट होता है, कलरफुल कभी नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये क्या है, गर्ल्स हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न किया वो आपको पता चल गया। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। एलिमेंट कौन से हुए, हीलियम, हीना, नीना के लिए नियॉन और आर्गन, करीना क्रिप्टन का एक्सरे जीनॉन और रंगीन के लिए क्या लिखेंगे, रेडॉन। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट आपको क्या हो गए, लर्न हो गए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। सो ग्रुप नंबर 18 तक अगर आपको इस तरीके से एलिमेंट की पोजीशन क्लियर हो जाती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन, तो आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और एडअप कर दूं इसमें, है ना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाए, तो उसके लिए हम 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ भी लर्न करते हैं, है ना। 3D सीरीज़ मतलब क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज वाले, और यट्रियम, जिरकोनियम, इसको बोलते हैं 4D सीरीज। तो इसको बोलेंगे 3D, इसको बोलेंगे 4D सीरीज़ और इसको बोलेंगे 5D सीरीज़। तो इन तीन सीरीज़ को भी मैं लर्न करवा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आगे हम मूव करेंगे। ओके, सो चेक करें किस तरीके से करना है। एक सेकंड में इसको अलग अलग लिखूंगा, तो इसलिए 3D से अकेला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो 3D के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से होंगे, उनको याद रखने का तरीका पहले बता दूं। इट विल बी शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुजन। क्या है टोटल, शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुजन। ऐसे करके आपने, ये मंत्र की तरह है एक्चुअली, है ना, इसको आप याद कर लेंगे। बोला मंत्र होते हैं ज़्यादातर गॉड को प्रसन्न करने के लिए, गॉड को खुश करने के लिए, है ना, लेकिन ये मंत्र किसके लिए, बस टीचर को खुश करने के लिए, ताकि आप आंसर सही लिख पाएँ, है ना। शक्ति, वक्र, मन, फीको, निकुजन कैसे रहेगा, शक, स्कैंडियम, ती, टाइटेनियम, व, वेनेडियम, क्र, क्रोमियम, मन, मैग्नीज, फी, आयरन, को, कोबाल्ट, नी, निकल, कु, कॉपर, जन, जिंक। शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुजन, इस तरीके से ये आपको 3D सीरीज सारी की सारी क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही अब आप चेक कर लो, पहले वेरीफाई कर लो, अदरवाइज तो वेरीफाइड ही है मेरे लिए, तो आपके लिए देख लेते हैं। स्कैंडियम, शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुजन। कैसे, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इस तरीके से आपको ये लर्न हो जाएंगे। फर्दर अगर हम बात करें नेक्स्ट 4D सीरीज़ के लिए, तो 4D सीरीज़ के लिए एक शेयर फॉर्म में आपने याद कर लेना, क्या है वो, ए, ज़रा ना अब मुस्कुराओ। कैसे करना, ए, ज़रा ना अब मुस्कुराओ,
तो रूह रहे पास, क्या रहे, तो रूह रहे पास, और क्या, और क्या। तो इस तरीके से आपने ये एलिमेंट क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेना है। ए ज़रा न अब मुस्कुराओ तो रूह रहे पास, और क्या, याद रखने के लिए हो गया। लेकिन एलिमेंट कौन कौन से, ए से यट्रियम, ज़रा जिरकोनियम, ना अब इकट्ठा नायोबियम, मुस्कुराओ मॉलिबडिनम, तो टेक्नीशियम, रूह रुथीनियम, रहे रहोडियम, पास पैलेडियम, और इसको लिखने का तरीका ये एजी, क्या, कैडमियम। तो इस तरीके से ए ज़रा ना अब मुस्कुराओ तो रूह रहे पास, और क्या। चेक कर लो क्या यही एलिमेंट है या कोई दूसरे तो नहीं हमने कहीं गलती से कर दिए, नहीं सही है। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिबडिनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ए ज़रा ना अब मुस्कुराओ तो रूह रहे पास, और क्या। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये लर्न हो गया। अब लास्ट सीरीज़ जो कि मैं लर्न करवाने वाला हूँ 5D सीरीज़। 5D सीरीज़ में कैसे है लर्न करने के लिए, लाला कैसे याद रखेंगे इसको, लाइन बोल रहा हूँ, दिस इज लाला हाफ टोपी वाला, लाला हाफ टोपी वाला, सॉरी टोपी वाला, रेड ऑरेंजेस, ऑरेंजेस अदरवाइज ऑरेंज कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, रेड ऑरेंजेस इन पटना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, पटना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। देखो कैसे आपको एकदम से याद हो जाएगी ये पूरी की पूरी सीरीज़, और उसके बाद हम फर्दर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बोला, लाला हाफ टोपी वाला रेड ऑरेंजेस इन पटना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अगर ये आपको याद हो गई लाइन तो देखो कैसे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे आप एलिमेंट्स को। लाला लेंथेनम, हाफ हाफनियम, टोपी टेंटेलम, वाला डब्ल्यू से आएगा ना टंगस्टन, रहीनियम रेड के लिए, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। आप देख सकते हैं रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, लाला हाफ टोपी वाला रेड ऑरेंजेस इन पटना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब इसके लिए सिंपल ही आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, है ना। कोई दुकानदार है जो कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, कहाँ का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, पटना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर बैठ के जिसने हाफ टोपी डाली हुई है और कैसे ऑरेंजेस सेल कर रहा है, वहाँ पे रेड ऑरेंजेस सेल कर रहा है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, लाला हाफ टोपी वाला रेड ऑरेंजेस इन पटना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ओके, क्लियर हो गया मेरे ख्याल में। अगर आपको समझ आ गया तो ये था सिंपली पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है। अब पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है उसको पहले कवर कर लेते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमने इस पूरे को लर्न क्यों किया, पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझ लेते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लेंगे ना, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूँ, ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सभी की जो वैलेंसी है इकट्ठा, सभी की वैलेंसी कितनी होती है, इट इज़ 1। सभी की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अब सभी की वैलेंसी अगर 1 है, साथ ही साथ और ज़्यादा मैं बात करूँ, इनकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी क्या होगी, सेम, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट किसके नीचे है, तो आप एकदम से क्या बोल सकते हैं कि भाई इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होएगी, है ना। नीचे की तरफ को जब आप जा रहे होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेम, केवल सेल नंबर चेंज हो रहा होगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो इसीलिए ग्रुप वाइज हमने इसको क्या किया, लर्न किया। अब यहाँ पे
एक चीज़ जो कि शायद आपको क्लियर ना हो, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? क्योंकि नाइन्थ क्लास में ये कर रखी होती है आपने। अब आप टेंथ क्लास में थे तो शायद किसी ने ना करवाई हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी जाके आप अगली बातें कर सकते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दूँ। ओके, वही स्टार्ट करें पहले। मैं खाली पेज देख रहा हूँ यहाँ पे, उसके ऊपर मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। आपने समझने की कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। मैं स्टार्ट करूँगा क्वांटम नंबर से। ओके, बिल्कुल इजी जैसा कंसेप्ट दे के, उसके बाद रूल्स दे के, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचा दूँगा, और बाद में फिर आप इजीली सारा का सारा टॉपिक कर पा रहे होंगे। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरा मेन टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को क्या सिखाना पड़ेगा आपको? क्वांटम नंबर के बारे में सिखाना पड़ेगा कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। ओके, तो उसी के ऊपर मूव करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम करेंगे सब टॉपिक क्वांटम नंबर। व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? केमिस्ट्री को समझने के लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको बीच में लेना पड़ रहा है मेरे को, अदरवाइज़ टॉपिक आपका थोड़ा सा था बचा हुआ। तो व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर सिंपली सेट ऑफ फोर नंबर। व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? Set of four numbers which give complete information about electron, which give complete information about electron। तो चार नंबर का सेट जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, उसको बोल दिया क्या? क्या बोल दिया उसको? क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर क्लियर हो गया। जैसे हमारा पिन कोड होता है, मैं अपना पिन कोड बताऊँ आपको, इट इज़ 174028। दिस इज़ द पिन कोड फॉर माई एड्रेस। मेरे को अब अपनी स्टेट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, अपने कंट्री का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, इवन अपने पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है उसका नाम लिखना। अकेला ये नंबर अगर मैंने लिख दिया, तो वो जो मैसेज होएगा, वो जो चिट्ठी होएगी, वो जो कोई भी पार्सल होएगा, वो मेरे गांव में पहुंच जाएगा। उसके बाद मेरे को अकेला अपना नाम लिखना है। अगर मैंने अपना नाम लिख दिया तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरे को ज़्यादा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे पास चार क्वांटम नंबर होते हैं। कितने क्वांटम नंबर होते हैं टोटल? चार क्वांटम नंबर। मैं बेसिक आइडिया आपको दूंगा, क्योंकि आप टेंथ क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिक आइडिया में सबसे पहले चार क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर आपके पास रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूं, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। तो मैं दोनों नाम लिख दे रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, ये दूसरी काइंड हो गई। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से टोटल आपके पास चार क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम एल से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास चार क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किस चीज़ के बारे में हमें आइडिया देता है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से डिनोट कर रहे हैं। ये हमें बताता है मेन सेल के बारे में, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो इट टेल्स अस अबाउट मेन सेल,
और एनर्जी लेवल जिसको हम बोल देते हैं, मेन सेल या फिर मेन एनर्जी लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके बारे में आइडिया यहाँ से हमें मिलेगा। ओके, अब ये क्या होता है मेन सेल या मेन एनर्जी लेवल, है ना। एटम को हम स्फीयर की तरह कंसिडर कर रहे हैं। स्फीयर मतलब क्या है, गोला, बॉल की तरह। हाँ, उसके अंदर क्या होंगी, अलग अलग सेल्स होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ये वैसे ही है जैसे हमारे एड्रेस के अंदर कंट्री। तो जैसे ये एक सेल है, सेल मतलब क्या आप समझ पा रहे होंगे, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये सेल आ गई। ये वाला एरिया जो है ये क्या है, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप एग देखा होगा आपने या एग कंज्यूम करते होंगे। सो एग में अगर आप हल्का सा छेद कर दें और सारे के सारे मैटर को बाहर निकाल दें, जो चीज़ बच जाएगी उसको क्या बोल देंगे, सेल बोल देंगे। तो सेल की एक विड्थ होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेल है मान लो। ऐसे ही एक और सेल होएगा इसके बाहर, है ना। तो ऐसे करके एटम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स उस एटम के अंदर रहेंगे। ओके, क्लियर है। वट आर द सेल्स, सेल समझ आ गया आपको, व्हाट इज सेल। सेल सिंपली क्या बोला मैंने कि सेल मतलब जैसे कोई एक थ्री डायमेंशनल स्फिरिकल बॉडी है, उसमें से आप अंदर वाला पोर्शन निकाल दें, जो चीज़ बच जाएगी उसको सेल। जैसे आप वाटरमेलन खाते होंगे ना, वाटरमेलन में भी क्या होता है, रेड पार्ट होता है अंदर। आप अगर रेड पार्ट को निकाल दें, वो जो ग्रीन पार्ट, हार्ड पार्ट बच जाएगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। या यहाँ पे इस केस में, एटम के केस में, उसको एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। तो या तो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या फिर एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जिस सेल या एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब एनर्जी लेवल अगर इसको बोला तो ये हमें और क्या आइडिया देगा, एनर्जी के बारे में बताएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर सेल। उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी या कम होएगी। जैसे मैं इसको नंबर 1 और नंबर 2 दे दूँ मान लो, है ना। ये जो मैंने सेल ड्रॉ किया, कौन सा, ये जो आपके सामने अभी है, इसको मैं सेल नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको सेल नंबर 2 बोल दूँ, बाहर की तरफ को काउंटिंग कर रहा हूँ मान लो। तो सेल नंबर 1 की एनर्जी ज़्यादा होगी या सेल नंबर 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल सा आंसर है, सेल नंबर 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। कैसे पता चला, देखो ग्राउंड के अंदर दो बच्चों को दौड़ाना चालू किया, तो कौन सा बच्चा जो है वो एनर्जेटिक होएगा, जो 2 नंबर वाले एरिया में घूम रहा है, जो 2 नंबर 1 वाले एरिया में घूम रहा है। मान लो उनको डेलिब्रेट छोड़ दिया, अपनी मर्जी से घूम लो जहाँ पे घूमना है। तो सिंपल सी बात है, जो 2 नंबर एरिया में, 2 नंबर वाले ग्राउंड में घूम रहा होएगा, बड़े वाले ग्राउंड में, उसमें उसके पास एनर्जी ज़्यादा होएगा। और नंबर 1 वाले की जो एनर्जी होएगी वो क्या होएगी, कम होएगी। तो यही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिसाइड कर सकते हैं किसके बेसिस के ऊपर, अकेला इस बेसिस के ऊपर कि वो कौन सी सेल के अंदर घूम रहा है ना। सो ये था सेकंड जो इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिल रही है। अगर मैं थर्ड इन्फॉर्मेशन की बात करूं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपसे अगर नॉर्मली मैं क्वेश्चन कर दूं कि फर्स्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होएगी या सेकंड के अंदर, तो आपका इजीली आंसर होएगा जी, सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, फर्स्ट के अंदर जो घूम रहा है उसकी डिस्टेंस क्या है, कम। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है किसके बारे में, मेन सेल के बारे में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, पर्टिकुलर सेल में उसकी एनर्जी ज़्यादा है या कम है, तीसरी इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मिल रही है। एक सेकेंड। फर्दर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो व्हाट इज दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होगी ना। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू एनी नंबर। ओके, एज ए मुथल क्वांटम नंबर एल के लिए भी मैं बता दूं क्या, इसकी वैल्यूज होंगी 0 टू n-1। जो भी प्रिंसिपल सेल का वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, उसमें से एक कम करके, जीरो से स्टार्ट करके और उस वैल्यू तक आप अगर जाते हो, तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए कंसिडर करेंगे। लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता किस चीज़ के बारे में। ओके, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देता है, पहले इसकी डिस्कशन हो जाए। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई एजीमुथल क्वांटम नंबर,
तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो देता है सब सेल की। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट सब सेल। ये हमें बताएगा कि कौन सी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर सेल रहेगी, है ना, या इस तरीके से एरिया रहेगा, है ना। अब उस एरिया को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना नंबर ऑफ सेल्स में। जैसे कंट्री को हम स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, वैसे ही एक सेल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी, सब सेल में, है ना। तो कौन सी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में आइडिया कहाँ से मिलेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलेगा। ओके, फर्दर सेकंड अगर हम बात करें, ये तो हो गया सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और किसके बारे में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब सेल एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब सेल। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आइडिया लगेगा आपको। और तीसरा क्या, अब देखो सीधी सी बात है, डिस्टेंस की ही जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब पहले हम बात कर रहे थे इंडिया की, मान लो, है ना। तो इंडिया की जो डिस्टेंस है रसिया से अगर हम बात करें, वो तो हम सेंटर की मेजर करेंगे ना, दिल्ली जो हमारा कैपिटल है वहाँ की डिस्टेंस मेजर करके और एवरेज डिस्टेंस बता देंगे। लेकिन अब अगर हिमाचल की और दिल्ली की बात करें तो हिमाचल तो और भी ज़्यादा दूर है ना। अगर हम रशिया से आ रहे हैं तो पहले दिल्ली में उतरेंगे, दिल्ली से फिर इधर का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो इस तरीके से डिस्टेंस क्या होएगा, बढ़ जाएगा, वेरी कर जाएगा ना। तो वही ये बोल रहा है कि सब सेल में भी क्या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन होएगी, तो वो कौन सा क्वांटम नंबर डिस्कस करेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप ये समझो हम कोडिंग कर रहे हैं, एड्रेस, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की कोडिंग हो रही है, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी तरीके से फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास रहेगा। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर को मैं डिस्कस कर देता हूँ कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज रहती हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1, तो एल का वैल्यू क्या आएगा, जैसे कि फॉर्मूला दे रखा है 0 to n-1, तो n-1 होएगा 0, तो 0 वैल्यू आएगी अकेला। और इसको डिनोट करने का तरीका, इसको एस से डिनोट कर देते हैं हम, इससे डिनोट कर देते एस से। ऐसे ही अगर n का वैल्यू 2 होए तो l की वैल्यू क्या क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। 0 क्यों, 0 to n-1 है ना। सो नंबर लाइन आप समझ लो, ये नंबर लाइन होती है, इसमें यहाँ पे 0 वैल्यू होती है, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, सो ऑन वैल्यूज आती रहेंगी। तो 0 1 2 3 जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सारी लिखनी पड़ेगी। 0 का मतलब क्या हो गया, एस, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, पी सब सेल। ओके, तो इस तरीके से सेकंड सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी, दो सब सेल। फर्स्ट सेल के अंदर कितनी सब सेल, सिंगल, एक सब सेल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड सेल के लिए, एन इज इक्वल 3, तो एल का वैल्यू कितना आएगा, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। ओके, 0 मतलब एस सब सेल, 1 मतलब पी सब सेल, 2 मतलब डी सब सेल। तो इस तरीके से तीन सब सेल होंगी थर्ड सेल के अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें एन इज इक्वल टू 4, तो उसके लिए एल का वैल्यू क्या क्या रहेगा, 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। 0 मतलब एस सब सेल, 1 मतलब पी सब सेल, 2 मतलब डी सब सेल, 3 मतलब एफ सब सेल। तो इस तरीके से फोर्थ सेल के अंदर चार सब सेल आ रही हैं। जो भी सेल नंबर रहेगा उसमें उतनी ही सब सेल होंगी, मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट सेल में एक सब सेल, सेकंड में दो सब सेल, तीन, थर्ड में तीन सब सेल, फोर्थ में चार सब सेल। इस तरीके से हमारे पास सब सेल की नंबर रहेगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया फिर मैं इसको रब करूँगा और बाद में दोबारा से फिर आगे मूव करूँगा। हाँ बच्चे, तो नेक्स्ट मेरे पास जो है, अब इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा। ओके, तो मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेने जा रहा हूँ, लेकिन इसको रब कर रहा हूँ। और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर लेंगे ना। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरे ख्याल में इतने में हो जाएगा शायद। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एम एल से। कैसे डिनोट करेंगे, एम एल, एम फॉर मैग्नेटिक, एल मीन्स ये डिपेंड करता है एल की वैल्यू के ऊपर। इसकी वैल्यूज़ अगर मैं बताऊं
तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा -L2 प्लस L इंक्लूडिंग ज़ीरो वैल्यू, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, -L से +L तक आप मूव करोगे और इसमें बीच में आप ज़ीरो वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे होंगे। दिस इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉर्मूला है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखने का फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको, इस तरीके से रहेगा। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देता है? मैं सिंपल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये बताता है हमें ऑर्बिटल के बारे में। मैं ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। किसके बारे में बताएगा ये? ऑर्बिटल के बारे में। स्टार्ट कर रहा हूँ। एन की वैल्यू जब 1 थी तो एल की वैल्यू आ रही थी 0, जिसको हम डिनोट कर रहे थे एस से। तो इसके लिए अब एम एल का वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि ये 0 है, इधर -1, इधर -2, इधर +1, इधर +2, ऐसे करके वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू 0 आई, तो ml की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। इसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा? सिंपल ही 1s करके आप लिख दोगे। ओके, अगर n की वैल्यू 2 लिखते हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके लिए l का वैल्यू क्या आएगा? l का वैल्यू 0 भी रहेगा और 1 भी रहेगा। 0 के कॉरस्पॉन्ड हम सब सेल लिखते थे s और 1 के कॉरस्पॉन्ड लिखते थे सब सेल p। अब इसके कॉरस्पॉन्ड ml का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी 0 ओनली। तो इसको डिनोट करने का तरीका आएगा 2s करके लिख देंगे इसको। और p के कॉरस्पॉन्ड ml का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी -1 0 +1, है ना। तो ये जो ऑर्बिटल होंगे इनको लिखेंगे 2px 2py एंड 2pz। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। फर्स्ट सेल के अंदर एक सब सेल और उसके अंदर सिंगल एक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल। सेकंड सेल के अंदर दो सब सेल, एक में एक ऑर्बिटल 2s और दूसरे में तीन ऑर्बिटल 2px 2py 2pz। अब आ जाते हैं n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू 3 आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। ओके, ये s सब सेल हो गया, ये p सब सेल हो गया और ये d सब सेल हो गया। तो s के कॉरस्पॉन्डिंग ml का वैल्यू 0 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3s। ओके, p के कॉरस्पॉन्डिंग ml का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा? -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा। और ये वैल्यूज़ को हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी 3px 3py एंड 3pz। इस तरीके से हमारे पास तीन ऑर्बिटल आएंगे। फर्दर अगर d है, d सब सेल के लिए ml का वैल्यू क्या आएगा? तो देख लो, l का वैल्यू है 2, तो क्या आएगी ml की वैल्यू? -2 -l 2 + l -2 -1 0 +1 एंड +2। तो पांच वैल्यूज आ रही हैं और ये d ऑर्बिटल होता है। इसको क्या लिखेंगे? 3dxy 3dyz 3dzx 3d(x² - y² करके और एक 3d(z²). तो इस तरीके से आपके पास ये कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे? 5 ऑर्बिटल। ऐसे ही f जब 4 n इज इक्वल टू 4 आएगा तो f ऑर्बिटल आ जाएगा, f सब सेल आ जाएगा। f सब सेल में कितने? 7 ऑर्बिटल रहेंगे, है ना। तो ये है सिंपली कैसे आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिटल के बारे में आपको आइडिया देगा, उसके बारे में कैसे पता करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ये चीज़ क्लियर होगी, नेक्स्ट मेरे पास रहेगा क्या? स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट वन। ओके, लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में भी बताएंगे और उसके बाद फिर हम कॉन्फिगरेशन के ऊपर मूव कर जाएंगे। सो नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ वन। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एस से। और इलेक्ट्रॉन की दो ही स्पिन हो सकती हैं। कौन कौन सी? आइदर इट विल बी +½ या फिर -½ इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होंगी, एक होगी +½ और एक होगी -½ स्पिनर आपने देखा होगा, छोटे होते हुए खेलते थे उसके साथ ना, वही स्पिन की बात कर रहा हूँ मैं। स्पिन अपनी जगह पे रह के अर्थ क्या करती है? स्पिन मोशन भी करती है ना, एक घड़ी की तरह और एक घड़ी के उल्टा। हम इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं। अगर ये +½ है तो इसको बोल देते हैं क्लॉकवाइज, मतलब ये घड़ी की तरह स्पिन ले रहा है। और अगर ये -½ है, इसको बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या? घड़ी के उल्टा अगर स्पिन ले रहा है। घड़ी कैसे चलती है पता है ना आपको? 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से घड़ी की जो पैडल है वो अगर मूव करती है। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन है, अपनी जगह पे रह के अगर ऐसे करके स्पिन ले रहा है तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और अगर इसको उल्टा ले रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये सारा था क्वांटम नंबर के बारे में।
जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहता था बिफोर गोइंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा इस तरीके से क्वांटम नंबर होते हैं और सारी चीज़ें, चारों के चारों क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है स्पिन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पिन रखता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें मैं करवाने जा रहा हूँ रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड प्लीज़, इसको मैं ओमिट कर दे रहा हूँ। वन सेकेंड। एक बार रूल्स हमारे हो गए, कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू कर दिया, फिर हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं क्वांटम नंबर क्यों आपको करवाया, रीज़न बिंग ये बहुत हेल्प करेगा आपको, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे जो कि थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं उनको दिक्कत आती है जब कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ के बाद लिखनी होती है, 20 एटॉमिक नंबर के बाद जब कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बारी आती है तो उनको प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो इसलिए जब भी मेरे को कोई बच्चा, चाहे वो 6 क्लास का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, +1 +2 का, उसको क्वांटम मॉडल के बेसिस के ऊपर ही मैं कॉन्फ़िगरेशन करवाता हूँ। ओके, सेम चीज़ मैं यहाँ पे करे जा रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। जब आप हैवी एलिमेंट के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो आपको वहाँ पे इस चीज़ को करने में दिक्कत ना हो। ओके, सो अभी मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज़ रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इजी मेथड से इसको करने की कोशिश करूँगा और आप भी कोऑपरेट करें इसमें। सो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जब एटम के अंदर फिल किया होएगा तो किसने फिल किया होएगा, गॉड ने करा होएगा या नेचर ने करा होएगा। ओके, दोनों में से एक ही पर्सन होएगा जिसने क्या इलेक्ट्रॉन को फिल किया होएगा, कहाँ पे, एटम के अंदर। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया तो क्या कोई रूल फॉलो किया रहा होएगा, यस। तो यहाँ पे उन्हीं रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको वहाँ पे फॉलो कर रखा है, लगता है कि इन रूल्स को फॉलो किया। तो 3 रूल है। एक रूल है ऑफ वाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल इज ऑफ वाउ प्रिंसिपल। ऑफ वाउ प्रिंसिपल सिंपल वर्ड्स में अगर इसको मैं समझूं तो क्या है, ये बोलता है दैट यू हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाइज। सिंपली एनर्जी वाइज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है। एनर्जी वाइज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोला जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं एटम के अंदर तो एनर्जी वाइज फिल करने हैं। और मैंने आपको बताया कि अंदर वाली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम, बाहर वाली में और ज़्यादा ऐसे करके ना। सो जब भी इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, नॉर्मली जब आप रंगोली बनाते हैं ना तो रंगोली बनाते वक्त किधर से किधर की तरफ को जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ को डिज़ाइन डालते वक्त जाते हैं। ऐसे ही आप फिलिंग भी करेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ को मूव करते वक्त फिलिंग करेंगे। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे रूल जो मोस्टली हम एनर्जी पता करने के लिए यूज़ करते हैं, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होएगी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होएगी, उसके लिए हम n+l रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल, n+l रूल। तो जब आप n+l रूल लगाएंगे तो हमारे पास अब पता होना चाहिए ऑर्बिटल कौन कौन से, आपको याद होएगा फर्स्ट सेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल आया था 1s, सेकंड सेल के अंदर 2s और 2p आए थे, थर्ड सेल के अंदर 3s भी आया था, 3p भी आया था और 3d भी आया था। फोर्थ सेल के अंदर 4s भी आएगा, 4p भी आएगा, 4d भी आएगा और 4f भी आएगा, है ना। इस तरीके से हमारे पास सब सेल्स आ रही हैं, ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ओके, अब ये तो आपको सिंपल ही समझ आ गया कि फर्स्ट के अंदर केवल एक 1s, दूसरी के अंदर एक बढ़ा लो क्या p, तीसरी के अंदर एक और बढ़ा लो d, चौथी के अंदर एक और बढ़ा लो f। अगर मैं इन्हीं में अरेंजमेंट बताऊं कि एनर्जी वाइज कैसे अरेंज करेंगे इनको ऑर्बिटल्स को, तो इसके लिए हम n+l रूल फॉलो करते हैं। मैं आपको बता दूं एन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ये होती है एन की वैल्यू, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये एन की वैल्यू बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता रहा है। और जो इसके साथ लिखा हुआ है एस, एस का मतलब क्या हुआ, जीरो अगर वैल्यू आती थी एजीमुथल क्वांटम नंबर की तो एस लिखते थे, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। पी के लिए एल का वैल्यू क्या आएगा, 1। डी के लिए एल का वैल्यू क्या आएगा, 2। एफ के लिए एल का वैल्यू क्या आएगा,
3, ऐसे GHI ऐसे करके आएंगे। लेकिन आपको अकेला ये पता होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F, इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं। अब चेक करते हैं, जैसे मैं किसके लिए करूं, 1s और 2s के लिए चेक करूं कि 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है। सिंपली 1s के लिए n का वैल्यू क्या आएगा 1, l का वैल्यू क्या आएगा 0, टोटल वैल्यू कितना आएगा 1। 2s के लिए n का वैल्यू क्या आएगा 2, l का वैल्यू क्या आएगा 0, टोटल वैल्यू क्या आएगा 2। सो अब आप मेरे को बताओ जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसके लिए n प्लस एल वैल्यू भी क्या आएगा ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है 2s की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, 1s की एनर्जी क्या होगी कम। अब इसी तरीके से एक कॉन्ट्राडिक्टरी आता है कौन, 4s और 3d, 4s एंड 3d। 4s के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या आएगा बता सकते हो, n का वैल्यू आएगा 4, s l का वैल्यू क्या आएगा 0, तो 4 प्लस 0 कितना आ गया 4। 3d के लिए क्या वैल्यू आएगा, n का वैल्यू आएगा 3, d के लिए वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो 3 प्लस 2 टोटल कितना आ गया 5। सो किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई 3d की, तो इसलिए 3d की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होएगी, 4s की एनर्जी क्या होएगी कम। और आपको बता दूं यहाँ पे 3d और 4s, मैंने 3d को पहले लिख दिया ना, यहाँ पे 3d को कहाँ पे लिखना है 3d को बाद में लिखना है, इसको इधर लिखेंगे और 4s को पहले लिखेंगे। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी वाइज। ओके, ऐसे ही आगे वाले ऑर्बिटल्स के लिए भी आप करेंगे 4p 4d 4f के लिए। लेकिन एनर्जी को ऐसे प्लस कर करके याद रखना ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो इसीलिए इसके लिए हम एक न्यूमेरिक या नॉर्मली एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करते हैं। एक सीरीज़ हमारे पास एक तरीका लिखने का जहाँ से एकदम से पता चल जाएगा किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी एनर्जी कम। चलो देख लेते हैं किस तरीके से एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। ये देखना मेरे पास, ये हमारा अभी फर्स्ट रूल चल रहा है, कौन सा, ऑफ वॉ प्रिंसिपल। आपको समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करना है, एनर्जी वाइज फिलअप करना है, इसके बारे में ये बताता है हमें। ओके, सो आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप एकदम से बिना कैलकुलेशन करे n प्लस एल की कैलकुलेशन करे कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। ओके, सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको करने के लिए आपने जितने भी ऑर्बिटल आपको पता है उनको सीक्वेंस वाइज लिख देना है। कैसे, जैसे मैं लिखूँ 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे करके लिख लो। ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल। अब उसके बाद एक जगह खाली छोड़ के नीचे क्या लिख दो 2p 3p 4p 5p 6p 7p ऐसे करके लिख लो। फिर एक जगह छोड़ दो, फिर क्या लिखोगे 3d 4d 5d 6d एंड 7d। फिर एक जगह छोड़ दो, फिर क्या आएगा 4f 5f 6f एंड 7f। अब क्या करना है, अब सिंपल ही आपने एरो लगाने हैं, स्लैंटिंग एरो लगाने। स्लैंटिंग एरो मतलब क्या, ऐसे करके एरो लगाते चलो। अब ये क्या बता रहे हैं एरो हमें, ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले किसको फिलअप करना है 1s को फिलअप करना है, फिर किसको फिलअप करना है 2s को फिलअप करना है, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को। आप देख लो एकदम से अरेंजमेंट आपके पास आ गया कि किसको पहले भरना है किसको बाद में भरना है। ये सारा अरेंजमेंट यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो यही तो है क्या, फर्स्ट ऑफ वो प्रिंसिपल कि एनर्जी वाइज आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सेकंड रूल की बात करूं दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है वो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है दैट यू कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल। क्या बोलेगा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन वन ऑर्बिटल। जैसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक रूम के अंदर कितने लोग सो सकते हैं, 2 लोग आराम से सो सकते हैं। वैसे ही एक ऑर्बिटल के अंदर अकेले आप 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे फिलअप करेंगे। तो ये है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपली। और अगर इसकी टीडीएस स्टेटमेंट मैंने थोड़ी टफ वाली स्टेटमेंट बतानी हो, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। लेकिन आप सिंपल याद रखो क्या, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन वन ऑर्बिटल। एक और है थर्ड रूल, that is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity.
ये क्या बताता है? ये बताता है डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में। किसके बारे में? डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करे जा सकते हैं उसके बारे में बताता है। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी, है ना। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। ओके, तो डीजनरेट ऑर्बिटल की जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो किस तरीके से फिल करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये उस तरीके से फिलिंग हो रही होती है जैसे कि नॉर्मली एक स्कूल के अंदर क्या, डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी। ऐसे समझ लो एक फ्लोर के अंदर 3 रूम है और टीचर एक और 3 बच्चे, तो क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे सिंगल सिंगल बच्चे को पहले बिठाएंगे, फिर अगर 4 हो जाए तो पहले रूम में 2 बच्चों को बिठा देंगे। यही तरीका फिलिंग करने के दौरान, किसकी फिलिंग करने के दौरान? डीजनरेट ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, एफ ऑर्बिटल 7 होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भरा जाता है और बाद में क्या कर दी जाती है? डबलिंग कर दी जाती है। सो इस सेशन में यहीं तक मैं कवर कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं मूव करूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि लंबा हो जा रहा है वीडियो। ओके, सो अभी तक इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।